नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास। और आज की जो क्लास हम करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी की क्लास 7 का चैप्टर 5 है दोस्तों, जिसका शीर्षक है जल। जल के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो जल कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अभी प्यास लगेगी तो जाके जल ही पियोगे, है ना। तो ये जो क्लास है हम इसमें 2 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रो तथा दूसरा है जल का वितरण, कि जो है हमारे पृथ्वी पे जल कितनी कितनी मात्रा में और कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है वो। और देखेंगे यहाँ पे हम कि किस तरह से हम जल की बर्बादी करते हैं। आपकी आंखें खुल जाएगी ये पॉइंट देखने के बाद, समझा ना। ये पॉइंट आप देखोगे ना तो आपकी आंखें जो है खुल जाएगी कि आपके पास पीने का पानी जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी कितने ज़्यादा मात्रा में बर्बादी करते हैं। ओके, उसके बाद हम कवर करेंगे इसमें। देखिए, जल ऐसा चीज़ है कि मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं उसके बारे में ज़्यादा। जल ही जीवन है, जानते ही हो। जल से ही जीवन है, एक्चुअली जल ही जीवन नहीं, जल से ही जीवन है। जल नहीं तो जीवन खत्म। उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड पॉइंट जो हमारा आएगा, महासागरीय परिसंचरण, यानी कि ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि ब्लड सर्कुलेशन, तो हमारे शरीर में जो खून इधर उधर घूम रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, उसे कहा जाता है सर्कुलेशन, परिसंचरण। इसलिए उसे रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो महासागर जो है धरती पे वो भी इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी तरंगे जो हैं इधर उधर छिटक रही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। ठीक है ना। पृथ्वी घूम रही है, महासागरों में जड़त्व है, फिर हवाएं भी चलती हैं, वो भी तरंगों को इधर उधर ले जाती हैं। तो महासागर भी घूम रहे हैं इधर से उधर। तो जब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण के बारे में, तो उसी के बाद आपके 3 पॉइंट यहाँ पे और निकल के आएंगे। पहला होगा तरंगे, फिर होगा ज्वार भाटा, तथा तीसरा होगा महासागरीय धाराएं। क्योंकि पृथ्वी पे उपलब्ध जो ओशियन है वो इधर उधर सर्कुलेट कर रहा है, तो उसी से आपकी तरंगे भी बन रही हैं, ज्वार भाटा भी बन रहा है। ज्वार भाटा क्या होता है वो मैं आगे जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्वार भाटा भी बन रहा है तथा महासागरीय जो है धाराएं भी बन रही हैं। ओशियन करंट इसे कहा जाता है करंट मतलब वो करंट लगने वाला नहीं, करंट मतलब धारा होता है। ठीक है। ये 3 पॉइंट आपका यहाँ से रिलेट करता है। इसे जानते हो आप, ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, इस तरह से। सर ये वाला देखो ना डायग्राम, ये वाला लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे तरंगे रहती, ज्वार भाटा रहती है, और यहाँ पे महासागरीय धारा यानी ओशियन करंट रहता। 7वां हमारा पॉइंट हो जाएगा सुनामी के बारे में। आप 7 क्लास में हो तो आपको सुनामी के बारे में बताया गया। आपको यहाँ पे सुनामी के बारे में शुरुआत की गई। 6 क्लास में थोड़ा सा बताया गया था सुनामी के बारे में, लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया था। बस बताया गया था कि हाँ एक प्राकृतिक ये होती है, आपदा होती है, कि सुनामी उसका नाम है, चक्रवात एक नाम है। लेकिन 7 क्लास में आप आ गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि सुनामी क्यों आती है, कितना जो है भयावह होती है, कितनी जान माल की क्षति होती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो चलिए इसे इन दोनों को कवर करते हैं। सबसे पहला बिंदु है इंट्रो। तो परिचय कर लेते हैं जरा जल से भाई, कि जल को हम कितना जानते हैं ये देखते हैं। तो जल तो जानते हैं आप, पी के ही यहाँ होगा अभी। पहली चीज़ देखिए बुक में क्या लिखा गया है, इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करेंगे। क्या लिखा गया है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। अब जरा आंख बंद करके 1 मिनट सोचो जल के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा गया है आपका, समझे ना। आप जब आंख बंद करके जल के बारे में सोचोगे तो आपको हो सके नदी का ख्याल आ जाए, किसी बड़े बहुत तालाब का ख्याल आ जाए। गाँव से बिलोंग करते हो तो कुआँ का ख्याल आ जाएगा। शहर से बिलोंग करते हो तो छत पे आपका टंकी रखा उसका ख्याल आ जाएगा। आपके बाल्टी में पानी रखा होगा, गिलास में रखा होगा, फ्रिज में पानी रखा होगा, है ना। जल का ख्याल ये सब आ जाता है। देखिए ऐसा है कि जल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। सबसे ज़्यादा, अगर एयर के बाद सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है तो जल ही है। और जल ऐसा है कि जहाँ जहाँ जल इतिहास में पाया गया, जहाँ जहाँ नदियाँ बही, वहाँ मानव सभ्यता का उदय हुआ। हिस्ट्री में पढ़ना था ना, कावेरी नदी की सभ्यता थी, उधर सिंधु नदी की सभ्यता थी, गंगा नदी की सभ्यता थी। तो जहाँ जहाँ जल हुआ इंसान वहाँ पे गए, क्योंकि प्यास लगती है। नहाने का तो पता नहीं, पहले के लोग पता नहीं नहाते भी होंगे कि नहीं, लेकिन पीने के लिए पानी तो चाहिए हमें। पानी क्या होता है, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी ये सब कुछ है हमारे लिए, कहा जाए कि मैंने बताया ना, ऑक्सीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जल है, और मिलता है हमें बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये मत सोचिएगा कि 20 रुपये की एक बोतल देता है, नहीं, जल फ्री है। क्योंकि जितना इसका कीमत है उस हिसाब से देखा जाए कि बहुत ही कम प्राइस है इसका, ना के बराबर। तो ना के बराबर है तो मैं बोला ना कि इसका फ्री में आपका समझिए कि अवेलेबल है धरती पे। नदियों में पानी है ही, तालाब में है ही, समुद्र में है ही, कुआं में है ही, सब जगह पानी। धरती का 75% हिस्सा जो है जल से कवर्ड है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, क्या लिखा गया है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के बारे में नल जल के बारे में सोचने लगते हो। ठीक है। बच्चे वर्षा जल, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें लिखी गई हैं।
अब देखिए बात यह है कि इसमें आपका थोड़ा सा समझाया गया है वाटर साइकिल के बारे में, वर्षा चक्र के बारे में। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये वर्षा चक्र को दर्शा रहा है। हमने साइंस में क्या पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है हम लोगों ने कि 3 रूप होते हैं किसके, मैटर के, ठीक है ना, स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। अब प्लाज्मा भी है, फिर बेक भी है, तो वो अलग चीज़ें। अभी आप 3 पे लेकर चलो, गैस है, ठोस है और द्रव है। अब पानी ऐसी चीज़ है कि तीनों में अवेलेबल है, ठीक है ना, पानी ऐसी चीज़ है कि तीनों में अवेलेबल है। पिछली क्लास में आपने जाना था कि डिग्री सेल्सियस जो है, जब इसका मतलब डिग्री सेल्सियस की खोज हुई थी, पैमाना है ना तापमान का, तो डिग्री सेल्सियस की जब खोज हुई थी तो उसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जल जब जम गया तो उसे 0 कहा तथा जल जब उबलने लगा तो उसे 100 कहा। तो देखिए तापमान का पैमाना भी जल से ही निकला। अच्छी बात है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक बादल बना दूं, बादल क्या है, गैस है, गैस फॉर्म है कि नहीं। फिर यहाँ पर मैं एक छोटा सा बना देता हूं तालाब, तालाब क्या, द्रव, द्रव में है, लिक्विड में है, ठीक है ना। अब यहाँ से मान लो गिरेगा बर्फ, ये हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। तो बर्फ जब जमी हुई है तो ये क्या है, ठोस रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जल तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ी, ये बन गया वाष्प, बन गया भाप, बन गया। रोटी बनाते तो भाप निकलता है ना, वही वाला भाप, ये जाके यहाँ जमा हो गया क्षोभ मंडल में, बन गया क्या, बादल बन गया। बादलों में जब ढेर सारे वाष्प की मात्रा हो गई, ह्यूमिडिटी, लास्ट चैप्टर में ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ना था। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, वाष्प की मात्रा जो वायुमंडल में अवेलेबल हो उसे कहा जा रहा है ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे क्या होगा, बारिश हो जाएगा। देखिए मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं यहाँ पे, अब बारिश हुई, दोबारा यहाँ गया, तो ये हो गया वाटर साइकिल आपका, है ना। फिर इसमें जाके जमा हुआ पानी, फिर वाष्प बना, फिर ये हो गया, ये ऐसे ऐसे चलते रहता है और ये करोड़ों सालों से चलते आ रहा है, समझे। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी नहीं रुकी हैं आज तक, ना कभी रुकेंगी। यही वो रीज़न था कि पृथ्वी जब हमारी बनी थी तो आग बबूला थी एकदम इस तरह से, लेकिन जब अंदर से गैस निकला, हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन निकला तो जल बना, और यही चक्कर चलते रहा। धीरे धीरे भूतपूर्व पट्टी ठंडी हुई, उस पर जीव रहना चालू किए, पेड़ पौधे उग गए, है ना, और आज हम लोग यहाँ पे हैं, घर बना कर रह रहे हैं इज्जत से एकदम। तो अब देखिए क्या लिखा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, थलशाला के समान है, थलशाला इसे कहा गया है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही। तो हाँ, मैंने क्या बताया कि करोड़ों सालों पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, जब से अर्थ बना है उसके बाद से ये चीज़ें चलते आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज जो जल हम पीते हैं वो करीब करीब बहुत पुराना है, और आज जल हम मेरे पास है अवेलेबल, मेरे जो बाल्टी में पानी रखा हुआ है, जो मेरे बोतल में पानी रखा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि यहीं का पानी है, कि मैं अगर पटना में रह रहा हूँ तो पटना का ही पानी नहीं, हो सके कि लाखों साल पहले वो कहीं और बहता हुआ, कावेरी नदी में बहता होगा, या नील नदी में बहता होगा, या अमेजोन नदी में बहता होगा, वहाँ से वाष्प बना, बादल उड़ के आए और यहाँ पे बारिश करवाएं। तो ज़रूरी तो नहीं कि यहीं के ज़मीन के अंदर का पानी हो। तो ऐसा लिखा गया आपके बुक में, है ना। वही आपको बताया जा रहा है कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आप जो है हरियाणा में खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हो, वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजोन नदी में बहता हो। कितनी अच्छी बात लिखी गई है ना। अब देखिए क्या लिखा गया आगे, अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, स्रोत जो है ये सब चीज़ें हैं। अब लवण तथा अलवण आ रहा है, लवणीय जल तथा अलवणीय जल। देखिए लवण मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट, ठीक है। एक बोतल में पानी ला के आपको देता हूँ, उसमें सॉल्ट मिला दूंगा, पियोगे तो कैसे नमकीन लगेगा, अजीब, थूक थाक के बर्बाद कर दोगे। पियोगे नहीं पियोगे, उससे पीने के बाद मन भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा, है ना। हो सके थोड़ा सा भर भी जाए लेकिन संतुष्टि नहीं होगी आपको। अगर ऐसा हमेशा देता रहूँगा तो आपका तो पहले किडनी फेल होगा, मर जाओगे जल्दी ही। तो अलवण जल जो है हमारे लिए है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अलवण मतलब क्या कि मीठा पानी, है ना। आपके जो ज़मीन के नीचे से निकलता है ना, जो पानी पी रहे हो आप, वो है अलवण जल, मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, एकदम ताज़ा पानी आप पी सकते हो। तो ऐसा कहा गया है कि आगे आपको बताया जाएगा कि अलवण जल की मात्रा धरती पे बहुत कम है। और कहा क्या गया है, मतलब सही में ऐसा है। अलवण जल यानी कि जिसमें सॉल्ट नहीं है वो आपके नदियों में मिलेंगे, कुछ लेक हैं ऐसे, जैसे बुलर लेक है, ग्लेशियर में है आपका अलवण जल, और तालाब वगैरह हो सकते हैं, कुएं वगैरह हो सकते हैं, हैंडपम्प वगैरह हो सकते हैं, वहाँ से अलवण जल निकलता है। लवणीय जल जो आपका है, जिसमें लवण की मात्रा होती है, लवण की मात्रा जिसमें होगी उसे कहा जाएगा लवणीय जल। तो लवणीय जल आपको कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा समुद्र में। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि समुद्र जो है वो खारे क्यों होते हैं।
तो क्योंकि उनमें सॉल्ट की मात्रा होती है, लवण की मात्रा होती है। तो यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि सॉल्ट की मात्रा क्यों होती है, समझे ना। तो उसके भी कई रीजन हम एक सेपरेट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहला रीजन तो यही है कि यहाँ से जो धूल के मतलब भू प्रॉपर्टी से जो भी धूल के ज़्यादा है कचरा, जो भी लवण जाता है वो सॉल्ट जाकर वहाँ भी जमा हो जाता है। फिर जो ज्वालामुखी का भी रीजन है वहाँ पे, फिर भू प्रॉपर्टी अपना उसका नीचे है, महासागरीय जो प्रॉपर्टी है वहाँ भी अलवणीय होती है, तो नीचे से भी सॉल्ट निकलता है। बहुत सारे रीजन है। तो आपने क्या देखा कि जल दो तरह के हैं, लवण और अलवण। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुएँ का पानी लवणीय जल का स्रोत है या अलवणीय जल का, बताइए। कुआँ का जल में नमक होता है कि नहीं? तो नहीं होता है नमक, नहीं ना। भूमिगत जल जो होता है उसमें नमक नहीं होता है। ओके, आगे आपका बुक में एक बड़ा ही सुंदर पिक्चर दिया गया है ये वाला, तो इसे आप जरा देख लीजिए। इसमें आपको सागर बताए गए हैं, विश्व के प्रमुख सागर, झीलें तथा प्रमुख नदियाँ। ये आपको याद करने की अभी ज़रूरत है नहीं अगर आप 7 क्लास में हो तो। अगर ज़्यादा हो, सेवब हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखिए ना, जैसे सागर के बारे में तो हमने, जो महासागर है उसके बारे में हमने 6th क्लास में ही पढ़ लिया था। महासागर कितने हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर और दक्षिणी महासागर। तो मुख्यतः कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 महासागर हो गए अब। और महाद्वीप कितने हो गए? तो 7 हो गए, है ना। ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका है। ठीक है। साथ साथ आपका कुछ नदी तथा झील का नाम लिखा गया है। जैसे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या है? नाइजर नदी है, कांगो नदी है, ऑरेंज नदी है तथा नील नदी है। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजोन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है या बड़ी नदी है, आप कह सकते हो। जैसे देखिए ना, उसका बेसिन कितना बड़ा है, उसका जो एरिया है कितने, मतलब उधर ब्राज़ील को कवर किया हुआ है, ऊपर में जो भी राज्य हैं उसको कवर किया हुआ है। आधा जो है दक्षिण अफ्रीका अमेजोन नदी द्वारा कवर है, तो बहुत बड़ी नदी है कि नहीं। भारत में मुख्य मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हो गई? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तो इधर से बहती है, तो उसका ज़्यादा हिस्सा भारत में ही, बांग्लादेश में होते हुए वो निकल जाती हैं सीधे और डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, सोन नदी है, और कौन कौन नदी है? सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, है कि नहीं। 5 नदियाँ उधर, 6 नदियाँ उधर हैं। तो भारत नदियों का देश है, बहुत सारी इसमें नदियाँ हैं और भारत में इतनी मात्रा में खेती होती है कि क्या ही कहा जाए। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो हम देखेंगे कि धरती पे कितना ज़्यादा जो है जल कहाँ पे कैसे अवेलेबल है, तो देखते हैं उसे। तो ये जो आपका डाटा दिया गया है ये शो करता है पृथ्वी पे जल का वितरण, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया है कि महासागर में, और जो परसेंटेज में है, ओके, कहा है कि महासागर में 97.3% जो है आपका जल है। तो ज़रा सोच के देखिए, 97% जल, 3 हटा दिए लास्ट से मान लीजिए, तो 97% जल खा के बैठा हुआ है। और मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया कि महासागर में अवेलेबल सारा का सारा जल जो है लवणीय जल है, खारा पानी है सारा का सारा। आप उसे पी नहीं सकते हो, आप उसे खेती नहीं कर सकते हो, सिर्फ नहा सकते हो उससे, ठीक है ना। खेती नहीं कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी जो है हमारा खारा है। और खारा पानी होता है ना कि खेत में डालने पे जो है फसलें जल जाती हैं। मैं जब छोटा था ना, तो मुझे टीचर बताते थे कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे लगता था कि इतना ज़्यादा पानी है तो फिर क्यों बोलते हैं कि पानी की दिक्कत है, सरकार नियम कानून क्यों ला रही है। तब मैं बहुत छोटा था, मुझे दिमाग नहीं था कि जो खारा पानी से जो पौधे तुरंत जल जाते हैं, समझे। तो वही बताया गया। फिर बर्फ़ छत्रक यानी कि ग्लेशियर्स में 2% पानी है आपका, ठीक है ना। भूमिगत जल में है जो 0.68% पानी है। भूमिगत जल में देखा जाए तो बहुत कम पानी है, क्योंकि देख रहे हो ना 1% भी नहीं आप कहोगे उसे। झीलों का अलवण जल, यानी कि झील में जो पानी उपलब्ध है उसकी मात्रा देखिए कितनी कम है ना। और उसके बाद क्या है, स्थलीय समुद्र में नमकीन झीलें, नमकीन झील भी लगभग सेम है दोनों। वायुमंडल में जो है 0.019% पानी है। नदियाँ जो हैं, ओ भाई नदियों की स्थिति तो एकदम ख़राब है, 0.0001। इससे ज़्यादा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, मतलब परसेंटेज में, ठीक है। टोटल मिला के आपका 100 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ कि क्या स्थिति है हमारी, बहुत ख़राब स्थिति है। हमारे पास पीने का पानी बहुत कम है, 1% भी नहीं है। भूमिगत जल ही पीते हो ना, कहाँ आसमान से गिरने वाले पानी थोड़े पीते हो। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका घर जो है उस तरह से बना होता है कि आसमान से गिरने वाले पानी को नहीं, बारिश के पानी को स्टोर कर सकें। तो ऐसा है कि अभी हम लोग ऐसे एरा में जी रहे हैं, हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है बहुत ज़्यादा। कुछ दिन में जो कंट्रीज़ हैं, कहा जाता है कि वार हो जाएंगे एक दूसरे से सिर्फ पानी के लिए। सऊदी अरब में देखिए पानी की कितनी कमी है, वहाँ क्या करते हैं, समुद्र से पानी उठा के फिल्टर करके उसको पीते हैं। पेट्रोल उनके पास जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा पानी नहीं है उनके पास, और हमारे पास पानी है तो हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं, हर पल बर्बाद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से बर्बाद करने से पहले सोचोगे थोड़ा सा, समझा। ये मत सोचिए कि आपके घर में जो है
पानी है एक टंकी तो आप कुछ भी करोगे। देखिए किस तरह से दिक्कतें होती हैं, पानी के लिए जानवर तरस जाते हैं, ये हो रहा है ना। जब सीन देख के कहीं आपका जैसे मतलब हृदय नहीं कचोटता है, वही चीज़ें हैं, पानी की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। आगे आपका बुक में लवणता के बारे में समझाया गया। लवणता के बारे में क्या लिखा गया, लवणता 1000 ग्राम जल में, यानी कि 1 लीटर जल में महासागर की जो है औसत लवणता है 35 ग्राम के है आसपास, औसत है ये, यानी कि 1 लीटर जल में इतना नमक रहेगा, ये औसत है। तो औसत मतलब ऐसा होता है कि कहीं कम भी रह सकता है तथा कहीं ज़्यादा भी रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कैसे होगा, देखिए मान लीजिए खूब कस के गर्मी किया, खूब जोर से गर्मी किया, सारे जो जल हैं सूख गए, जल की मात्रा थी वो इतनी थी और सूख के हो गई इतनी, तो लवणता बढ़ेगी ना, लवणता बढ़ जाएगी। तो 35 ना हो के कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। या खूब जोर से बारिश हो गया, अब इतना से इतना हो गया, 1000 से 1200 हो गया जल की मात्रा जो है, तो लवणता घटेगी ना, 25 ग्राम हो जाएगी सीधे। बात समझ रहे हो ना, यही चीज़ है। तो इसलिए औसत लवणता जो दिया गया है वो 35 ग्राम दिया गया है। उसके बाद एक फैक्ट दिया गया है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन यानी डेंस बना देती है। चलिए ठीक है, कितना दिया गया है, 340 ग्राम। अब बताइए कि 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक है तो क्या होगा, पानी जो है भारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसमें आप डूबोगे नहीं, डूबोगे क्योंकि डेंस है, डेंस चीज़ जो है आपको डूबने नहीं देगी, समझे ना। पारा में तैरोगे तो तैर सकते हो ऊपर में, पारा क्या होता है हम लोग से बहुत ज़्यादा डेंस होता है, कांटी जो होती है, कील जो होती है, पिन मतलब लोहे वाली, वो पारा में तैर जाती है। क्यों, क्योंकि पारा का जो है घनत्व ज़्यादा है, तो घनत्व बढ़ा दिया यहाँ पर नमक। अब वो कहाँ पे है, इजराइल में। आशा करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी, यहाँ पर नई चीज़ें सीखी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आगे की क्लास करने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी आगे की। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और रखिए अपना ध्यान। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लासेस पे। इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे ज़्यादा बेटर जानना ये होगा कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। तो इससे पहले हमने पढ़ा क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका शीर्षक था जल। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जल का महत्व धरती पे कितना ज़्यादा है ना, जल ही जीवन है, ये है वो है। और देखा कि जल का वितरण किस तरह से है, लवणीय जल तथा अलवणीय जल क्या क्या होते हैं, है ना। लवणीय यानी कि सॉल्ट वाटर और अलवणीय यानी कि फ्रेश वाटर, ठीक है, ताज़ा पानी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। तो सबसे पहले जान लेना ये जरूरी होता है कि महासागरीय जो है परिसंचरण का मतलब क्या होता है। महासागर मतलब होता है ओशियन और परिसंचरण मतलब होता है सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे कि देखिए, आपको अगर सर्कुलेशन का ना पता हो तो एक आपको मैं यहाँ पे वर्ड का सेंटेंस कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि श्याम का जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है इसलिए वो काफ़ी हेल्दी दिखता है, ठीक है ना। मोनू का जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, उसका शरीर जो है थोड़ा सा डल है। तो सर्कुलेशन मतलब समझ रहे हो, सर्कुलेशन मतलब होता है घूमना, इधर उधर ट्रैवल करना। तो हमारे खून जो है शरीर में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर उधर घूम ही रहा है ना, सर से लेकर पाँव तक घूम ही रहा है। तो घूमने को क्या कहा जा रहा है, परिसंचरण। इसलिए इसे कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। जो हमारी नस होती है, जो हमारी नब्ज होती हैं, धमनी तथा शिराएं, तो ये हम सीखेंगे। अब ये तो रक्त है ना, ये तो द्रव है, पानी है भाई, जल है। तो महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ना है। जैसा कि इमेज आप देख रहे हो, इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि किस तरह से तरंगे जो हैं, है ना, तरंग यानी कि वेव या करंट आप कह सकते हो, धाराएं जो हैं, धारा कहना ज़्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से। समुद्र की जो धारा है किस तरह एक जगह से दूसरी जगह लेफ्ट राइट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, दाएं बाएं हो रही है, ये धाराएं डिसाइड कर देती हैं कि उस पार्टिकुलर एरिया में जलवायु कैसा होगा, वहाँ की जो फिशेज होंगी यानी कि मछली वगैरह होगा, वहाँ के जो जीव जंतु जल वाले होंगे किस तरह के होंगे। जैसे देखिए ना, अगर नीचे की बात करूँ तो अंटार्कटिका वाला जो एरिया है वो ठंडा है, तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु ठंड को बर्दाश्त करने वाले होंगे। हिंद महासागर जो है हमारा, उसका करंट अलग है, उसका धारा अलग है, तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो दूसरे टाइप के होंगे, थोड़े गर्म होंगे क्योंकि कर्क रेखा पे है। रेखाएं भी तो मायने रखती है, जहाँ से रेखाएं हैं ना, कर्क रेखा पे है तो उसका अलग जलवायु होगा, विषुवत रेखा पे है तो अलग जलवायु होगा, मकर रेखा पे तो अलग जलवायु होगा, ठीक है। और यही चीज़ें हैं आपकी। तो महासागरीय परिसंचरण मतलब आप समझ गए, परिसंचरण मतलब वही होता है ट्रैवल करना इधर उधर। तो ये परिसंचरण हो क्यों रहा है भाई, तो जैसा कि यहाँ पे प्रेजेंट हर व्यक्ति को पता है कि पृथ्वी जो है हमारी किसी एक खास गति से घूम रही है, करोड़ों वर्षों से घूम रही है। आज नई बात नहीं है, आज सूर्योदय नहीं हुआ है ना, करोड़ों वर्ष पहले हुआ था और आगे भी होगा। तो जैसे कि पृथ्वी घूमती है तो क्या करती है, अपने साथ वायु तथा जल को भी लेकर घूमती है। ऐसे तो नहीं घूमने खाली खाली थोड़ी घूमती है,
अब प्रत्येक चीज़ों में यहाँ पे धरती पे जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं, इवन धरती में भी इनर्सिया होता है, उसे जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्या है, आपको शायद पढ़ना है 7th में या शायद 9th में पढ़ना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जड़त्व का मतलब होता है कि कोई जब खास चीज़ है वो खास ही स्थान पर रहेगी अगर उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए, है ना। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम भी है कि अगर यहाँ पर मैं एक बॉल रख के छोड़ दूँ इस सरफेस पे, तो 1 करोड़ों सालों तक यहीं पे रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। या अगर इसे मैं मूव कर दूँ यहाँ से कि जा बेटा आगे जा, लात मार दूँ, तो ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा करोड़ों सालों तक जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, समझे ना। तो यही इनर्सिया होता है, जड़त्व होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ जब तक मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, जैसे पृथ्वी मुझे नीचे की ओर खींच रही है तो मेरे पाँव में दर्द होने लगेगा, मेरे जब पाँव में दर्द होगा मेरे सर दुखने लगेगा, मैं कहीं जाकर बैठ जाऊँगा, लेट जाऊँगा, इस तरह से होता है, समझे ना। तो चीज़ें इस तरह से काम करती है। तो पृथ्वी घूम रही है, उसके ऊपर जो वायु है, उसके ऊपर जो जल है, वो भी उसके साथ इधर उधर घूमता है। अब कटोरे में पानी लेके चलोगे तो क्या होता है, कटोरे का पानी छलकता है इधर उधर, है ना, धाराएं बनती है कि नहीं बनती हैं। तो उन धाराओं को यहाँ पे कहा जा रहा है महासागरीय परिसंचरण, यानी ओशन सर्कुलेशन। तो आप समझ गए कि महासागरीय धाराएं जो है क्यों बनती है। ओके, दूसरा रीजन होता है, पहला रीजन तो राउंड करना मतलब घूर्णन गति हो गई अर्थ की। दूसरा रीजन होता है हवाएं भी चलती हैं तो वो भी तरंगों को जो है ले जाती हैं एक जगह से दूसरे जगह, समझे ना, धाराओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो समुद्र मूव करते हैं, इसमें आपका आगे पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है आपका, जैसे कि आप इमेज में समझ सकते हो कि किस तरह से जो समुद्र मूव करता है। तो मूव करने के कारण 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। पहला चीज़ है कि तरंगें उत्पन्न होंगी, यानी वेव्स बनेंगे। दूसरा दिया गया है आपका ज्वार तथा भाटा, ज्वार भाटा ये बनेगा। तीसरा आपका दिया गया है धाराएं बनेंगी, समुद्री धाराएं। समुद्र को ओशियन के परिसंचरण से 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे निर्मित हो रही हैं। पहला तरंग यानी कि वेव, जैसे समुद्र किनारे खड़े रहते हो तो वहाँ पर वेव बनता है कि नहीं बनता है, पानी पीछे जाता है फिर आगे आता है। हवाएं जब जोर से चलती होती हैं तो उधर से जोर से पैर के टच करता है फिर पीछे निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बताया, कटोरा में पानी लेकर चलोगे तो पानी ऐसे छलकेगा, वो छलकता है, समझे ना। फिर एक ज्वार भाटा है, तो आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ पॉइंट इसके क्या क्या है। फिर धाराएं बनती हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमें महासागरीय परिसंचरण के बारे में जानना था और आई होप मैंने आपको चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इस चीज़ का जो हम परिसंचरण पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है, धरती पे है भी या नहीं है, तो महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे, देखिए परिसंचरण मतलब हिलना डुलना हो गया, हिलते डुलते रहेंगी, तरंगें उत्पन्न होंगी, ज्वार भाटा बनेगा, धाराएँ बनेगी। धाराओं से जलवायु निर्मित होता है किसी पार्टिकुलर एरिया में। धाराओं के बारे में थोड़ा सा आगे मैं बताऊँगा आपको, आगे की जो वीडियो लेक्चर है उसमें। ज्वार भाटा से भी चट्टानें कटती हैं और नई चट्टान बनती है, वहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें होती है ना, पुलिन का निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उधर से ढो के मटेरियल लाता है, अंदर से अवसाद ढो के लाता है, कहीं कहीं बना रहता है तो वहाँ से काट के लेके जाता है, काटते रहती है, छाटते रहती हैं। तरंगें भी बनती हैं, तो तरंगों से तो ऐसा होता है कि प्रायद्वीप भी बनता है, अंतरीप भी बनता है, काटते रहती हैं उसको। तो प्रायद्वीप क्या है, अंतरीप क्या है, तो ये चीज़ आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। जैसे भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है, 3 तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, और इसे कहेंगे हम अंतरीप। देखिए किस तरह से है, नुकीला है एकदम, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि तरंगे जो है काटती रहती हैं, और ये सब क्यों होता है, परिसंचरण के कारण। ओके, और परिसंचरण जो है कभी नहीं रुकता, हमेशा चलते आ रहा है शुरू से और आगे भी चलते जाएगा। तो आशा करता हूँ आज क्लास को अच्छी लगी होगी, यहाँ पे आपने नई चीज़ें सीखी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसे आगे की क्लास करने के लिए प्लेलिस्ट आप चेक करो। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लासेस पे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्लास का शीर्षक है जल। इसके जो मुख्य बिंदु थे 2 हमने कवर कर लिया था। एक में पढ़ना था जल का महत्व था, जल का वितरण था, और उसके बाद जो हमने कवर किया वो था महासागरीय परिसंचरण यानी कि ओशन सर्कुलेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं तरंगों के बारे में। तरंगे कैसे बनते हैं भाई, तरंग मतलब क्या होता है, वेव्स। जैसे कि ये देख रहा ना, ये एक वेव है। कितने लोगों ने ये एंजॉय किया है जरा नीचे मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो यहाँ पे गए हैं, नहाए हैं, खेले हैं, है ना, दौड़ लगाया है कितनों ने। और मैं तो लकी समझता हूँ लोगों को जिनका घर इस तटीय एरिया में होता है, क्योंकि समुद्र को देखना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इवन शाम में तो और ज़्यादा बढ़िया सीन होता है, और सुबह का जो सीन होता है ना, जब सूर्योदय होता है तथा सूर्य अस्त होता है तो सीन काफ़ी खूबसूरत होता है। चलिए, तो अभी हम क्या देखेंगे, इसमें तरंगों के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स जो हैं
ये किस तरह बनते हैं। आप लोग जाते हो ऐसे खड़े हो जाते हो, पैर पे जो है लहरें आती जाती हैं, तो आपने कभी इमेजिन किया है कि मतलब सोचा है कि किस तरह लहरें पीछे जाती हैं फिर आगे आती हैं। एक तालाब के किनारे आप खड़े हो जाओ, ठीक है ना, गांव में जाओ और तालाब के किनारे खड़े हो जाओ, क्या तालाब वाला पानी आगे पीछे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही हमें जानना है यहाँ पर। तो देखिए, पहला बात कि परिसंचरण में हमने क्या पढ़ा कि धाराएं जो हैं जड़त्व के कारण तथा हवाओं के साथ घूमते रहती हैं। तो तरंगे जो बनती हैं, ये तरंगे जो बनती हैं बेसिकली हवाओं के कारण ही बनती हैं, समझे ना। जो पृथ्वी पे हवाएं चलती हैं तरंगों को, मतलब पानी को ढो के लाती हैं अपने साथ और आपके ऐसे एकदम उड़ेल देती हैं, ज़मीन पे तट पे उड़ेल देती है। तो उस उड़ेले गए वाटर को, पानी को हम लोग कहते हैं तरंग। ये तरंगे जो हैं छोटी भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। आप देखिए बुक में क्या लिखा गया है। कहा गया है कि समुद्र तट पर खेलते समय जब आपकी गेंद जो है जल में गिर जाती है तो क्या होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, क्योंकि गेंद वापस आ जाती है, क्योंकि तरंगे जो है पीछे जा रही हैं और साथ साथ आगे भी आ रही हैं कुछ समय बाद। ये क्या होता है ना कि एक फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कि इतने सेकंड के लिए आगे आएगा फिर इतने सेकंड के लिए पीछे जाएगा, इस तरह से होता है और अलग अलग जगहों पर ये वेरी करती है। आगे नीचे क्या लिखा है कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। तो तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? अब देखिए लिखा है कि तूफान आने पे जो है तरंग जो है और ज़्यादा विनाशकारी हो जाता है, समझे, मतलब जोर से आता है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि तरंगों की गति जो होती है और तरंगों की मात्रा जो होती है वो निर्भर करती है कि इस पे पवन पे। मैं यहाँ हवा नहीं कह रहा, पवन कह रहा। पवन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गतिमान वायु को पवन कहते हैं। ऑलरेडी मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लासेज आप कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा वो सब देखोगे तो, है ना। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में पवनें बहेंगी उतना ही ज़्यादा मात्रा में आपको तरंगे देखने के मिलेंगी। आगे क्या लिखा गया है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या इसके नीचे के भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर ऊंची वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं, ठीक है। भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण या जल के नीचे भूस्खलन के कारण। यहाँ पे आपको सुनामी के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया गया है। तरंगे तो ऐसे आप जाओगे समुद्र के किनारे तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, मतलब पैर छू के जाएगा तो मैंने बताया ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब यही तरंगे विनाशकारी होती हैं तो हालत ख़राब हो जाता है। जैसे कि देखिए ये है आपका पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन ठीक है, यहाँ पे है आपका क्या, ये है आपका माउंटेन, ये है आपकी ज़मीन यानी कि प्लेन, ये है आपका ओशियन। यहाँ से जोर से हवाएं आएंगी। अब जोर से हवाएं क्यों आती हैं? पहली बात देखिए, हीट होगा ना, यहाँ पे क्या होता है कि पानी जो होता है देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है, लेकिन ज़मीन क्या होती है कि तुरंत गर्म हो जाती है और तुरंत ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब हीट होगा तो यहाँ की हवा जो है ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो यहाँ की जो ठंडी हवा होती है, ये मैं बात कर रहा हूँ तो समझिए कि अब दोपहर 12 बजे की बात कर रहा हूँ, 12 PM की बात कर रहा हूँ, या 1 PM या 2 PM की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई, तो हवा ऊपर उठने के कारण यहाँ की हवा यहाँ आएगी, यहाँ ठंडी हवा है तो यहाँ आएगी, तो बहती हुई हवा को क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। तो इसे अपने साथ लाएगी कि नहीं, तो ये धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, फिर पीछे जाएगा, आगे आएगा, पीछे जाएगा। यही ना होता है समुद्र में, आगे आता है पीछे जाते रहता है। तो इसे ही कहा गया है तरंग। तरंग के साथ छेड़खानी अगर करोगे, जैसे देखिए छेड़खानी मतलब आप क्या ही करोगे, आप में उतनी हिम्मत नहीं कि आप छेड़खानी करोगे। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट में अगर कुछ छेड़छाड़ हो जाए इस तरह का, ठीक है ना, तो क्या होती है कि तरंगे पीछे चली जाती हैं सारी की सारी। इसे मैं थोड़ा सा इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए ये जो है हमारा प्लेन है, यानी कि मैदान वाला प्लेट है, समतल मैदान वाला। ये है ओशियन वाला प्लेट, ओके। यहाँ पे पानी है, यहाँ तक पानी है, मान लीजिए पानी यहाँ तक आ रहा है। ये थोड़ा सा ऊंचा बनाना ज़्यादा बेटर है, इस तरह से है। अब प्लेट क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे खिसक जाता है पीछे की ओर खिसक जाएगा, तो खिसक के यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे तो खाली जगह हो गया, तो इसे भरने के लिए पीछे से पानी आएगा, तो यहाँ पे पानी भर गया, यहाँ तक पानी हटेगा, फिर प्लेट वापस इस पर चढ़ेगा थोड़ा देर बाद। तो यहाँ पे जब पानी चढ़ेगा तो पानी क्या होगा? ऊपर की ओर भागेगा, तो इस तरह से तेज़ी में यहाँ से आके उड़ेल देगा। तो इसे ही कहते हैं सुनामी, ठीक ना। तो मैंने क्या बताया, तरंगे जो हैं जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं। और देन उसके बाद और भी चांसेस हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है,
ये जोर से फट जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से तरंगे उठेंगे, सीधे ज़मीन पे आएंगे, इंसान जो रह रहा है उसको डुबो देगी। ठीक है ना। तो यही आपका बुक में बताने की कोशिश किया गया था। क्या बताया था आपका कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन जल के नीचे, जैसे जल के ऊपर होता है ना ज़मीन पे, पहाड़ माउंटेन वगैरह टूट जाते हैं, खाली जगह अचानक बन जाएगा तो पानी वहाँ जाएगा, भरेगा, फिर वापस आएगा। तो तरंगों की जो मात्रा होती है यही सब चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला तो पवन पर निर्भर कर रहा था, नहीं विंड पर निर्भर कर रहा था, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ज्वालामुखी फटेगा तो अलग विनाश लाएगा, है ना। अब तक का सबसे विशाल जो है सुनामी, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। समझे, सुनामी यही आपका तरंग का चैप्टर है। तो सुनामी के बारे में हमारा वीडियो जो है आगे है, लास्ट वाला, उसे आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। फिर आपको बताया गया है क्या कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है, 150 मीटर ऊंची। समझे ना, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी आया था। तो आप देख सकते हो क्या लिखा गया है कि 150 मीटर ऊपर तक उठ गया, यानी कि इस तरह से एकदम लगेगा कि एकदम दीवार है ऊपर में, उधर से पानी आ रहा है, अचानक मारेगा पूरा, फिर बहा के वापस ले जाएगा। ठीक है ना। क्यों वापस ले जाएगा? क्योंकि जो है मैंने क्या बताया कि इस तरह से होता है ज़मीन ना, ज़मीन ऊंचा होता है, ये नीचा होता है, तो इधर वापस जाएगा बाकी। और जाते समय क्या करेगा, लाश ढेर सारा ले जाएगा, ढेर सारे लकड़ी के जो घर बने होते हैं कहीं जगह, वो सब ले जाएगा, बांसें ले जाएगा, टेम्पो ले जाएगा, ऑटो ले जाएगा, थोड़ा देखेगा बच्चा कौन है, बूढ़ा कौन है, औरत कौन है, सबको लेके चल जाता है, सबको लेके डूब जाता है। झोपड़पट्टी जो है आगे, वो नाव वगैरह डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सुनामी बड़ा ही खतरनाक होता है। आगे आपको बताया भी गया है कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। भारत में सुनामी ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादा नहीं क्या मतलब नहीं के बराबर आती है। इतिहास में एक ही 2 बार ऐसा हुआ है कि सुनामी आया है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत ही सेफ जोन में स्थित है। अब ऐसा क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्योंकि हमारा 7 क्लास का डाटा था तो ज़्यादा दिया नहीं गया है, क्लास 8 में 9th में इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सपेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारी मात्रा है पढ़ने की वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है। रखिए अपना ध्यान, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। क्लास 7 का चैप्टर 3 हम लोग कर रहे थे कवर, जिसका शीर्षक क्या था? शीर्षक था जल। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगभग कवर कर ली हैं। महासागरीय परिसंचरण को जाना, जल का महत्व जाना, जल का वितरण जाना, लवणीय जल, अलवणीय जल, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्वार तथा भाटा के बारे में। ठीक है ना। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है? बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है लोगों के बीच, बच्चों के बीच, स्टूडेंट के बीच कि ज्वार भाटा होता कैसे है, किस तरह से आता है, किस तरह से काम करता है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि बुक में क्या लिखा गया है हम वो देखेंगे। बुक में लिखा गया है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये छोटी सी परिभाषा हो गई आपकी, छोटी सी भी है और बहुत ज़्यादा सटीक भी है। समझे ना। दिन में 2 बार महासागरीय जलधाराओं का उठना तथा गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। कितनी मतलब सरल परिभाषा है ना, लेकिन उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जो उठती है कैसे है, गिरती कैसे है। तो आगे क्या लिखा गया है वो पढ़िए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें। कहा गया कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। ओके। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। आई नो कि आपको चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हुई होगी। और देखिए फर्स्ट बार में कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको। देखिए पृथ्वी जो है हमारी अर्थ ऐसे है, राउंड है कि नहीं है। इसमें जो है जल से कवर है 75% हिस्सा, बाहर बाहर जल है। और उससे पहले आपका क्या है? सूर्य है बहुत बड़ा, इस तरह से सनलाइट देखो निकल रहा है ना। बचपन में जब हम लोग सूर्य ड्रॉ करते थे, एक झोपड़ी एक पेड़ और इस तरह का, तो ऐसे ही सूर्य ड्रॉ करते थे और मैं अभी भी वैसे ही करता हूँ। ये हमारा अर्थ है, सूर्य के जो है चक्कर लगा रहा है। और अर्थ के चक्कर कौन लगा रहा है बताइए मुझे? यानी कि पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? वो लगा रही है चंद्रमा, हमारी चंद्रमा। ये देखिए चंदा मामा यहाँ पे है ना, मून, अर्थ, सन। तो ज्वार भाटा आप छोड़ दीजिए पहले, आप जानिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जब 2 पिंड पास में आते हैं, बड़े भारी पिंड, छोटे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भारी ही हो, हर मतलब एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है।
इन दोनों के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन का नियम आपको पढ़ना है आगे। तो देखिए सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, समझे ना। सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है हर वक्त हर सेकंड। ऐसा नहीं कि सोमवार को खींच रहा है, मंगलवार को खींच रहा है, हर वक्त हर सेकंड खींच रहा है, अभी भी खींच रहा है। लेकिन पृथ्वी इतनी ज़्यादा मतलब विशाल है कि इसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण है, और दूरी भी देखिए बहुत ज़्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर। जैसे कि देखिए मामला क्या है कि पृथ्वी एक क्यों बदमाशी कर रही है, सूर्य के पास क्यों नहीं जा रही है। जब आप घर पे रहते हो तो पापा से बहुत ज़्यादा डर रहता है, यानी कि पापा के जितने ज़्यादा क्लोज रहते हो उतना ज़्यादा डर रहता है कि भले ना कुछ कर दें, कि पीटने लगे, डांटने लगे, कुछ बुरा भला कह दें। लेकिन जब हॉस्टल में जाकर रहते हो तो पापा तो दूर है, उतना डर नहीं रहता। डर तो रहता ही है, ज़िंदगी भर डर रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। लेकिन उतना डर नहीं रहता है, आप कुछ खोल के कोई चीज़ें कर सकते हो। हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो, दोस्त के साथ एंजॉय कर सकते हो, एक दो झूठ बोल सकते हो। तो क्या यहाँ पे दूरी से जो है चीज़ें कम होगी कि नहीं, पावर कम हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जब दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसको तो खींच रहा है अपने, लेकिन ये नहीं जाएगा कि ना, नहीं जाएंगे। मैं इतना बड़ा हूँ, अर्थ को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास गुरुत्वाकर्षण बल है, तो नहीं जाता है, ठीक है ना। अब मून देखिए, मून क्या है, इसके पास तो अपना वायुमंडल नहीं है, ना इसके पास कुछ पानी है, ना कुछ है, बिल्कुल एकदम नंगा है बेचारा। पानी की खोज हालांकि थोड़ा सा हुई है, लेकिन अभी भी कन्फर्म आप नहीं कर सकते कि मतलब जितना पानी यहाँ पे है उतना पानी वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, उसका 1% भी वहाँ पे नहीं है। तो देखिए, और यहाँ पे चांद पे पानी की खोज हमारे ही वैज्ञानिकों ने की थी, ये बात याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। तो पृथ्वी पे क्या है भाई, आउटर लेयर में क्या है, पहला तो वायुमंडल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जल है। जल भरा हुआ है कि नहीं, तो मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता जल, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे जल, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी को जब ये सूर्य जो है अपनी ओर खींचेगा, हम लोग सूर्य जब बोलते हैं ना तो मुंह से सूर्य भगवान ही निकल जाता है, क्योंकि हम लोग भगवान मानते हैं। स्पेशली मैं जब भी बोलता हूँ तो सूर्य कभी खाली नहीं बोलता, मेरे मुंह से सूर्य भगवान निकल ही जाता है। अब पता नहीं बचपन से ऐसा मेरा भरा गया है। तो सूर्य भगवान जब उसको अपनी तरफ खींचेंगे, सन जब, सन का ना ज़्यादा बेटर हो गया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, तो इसका जो अर्थ का वाटर है, अर्थ तो नहीं जाएगा भाई, लेकिन इसका जो वाटर है थोड़ा थोड़ा उठेगा। अब वाटर उठता है इसका मतलब क्या कि एयर भी उठता होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, एयर भी उठता होगा। लेकिन यहाँ पे एयर की तो बात की नहीं गई, ज्वार भाटा समुद्रीय धाराओं का, जो समुद्री जल का उठना है, महासागरीय जल का उठना है, तो पानी उठेगा ऊपर की ओर, समझे ना। लेकिन पृथ्वी क्या करेगा, कहाँ जा रही है, वापस आओ, अपनी तरफ खींच लेगी फिर से, कहीं नहीं जाना है, कहीं मेरे पास रहो। फिर पृथ्वी एक राउंड मारेगी, ये वाला हिस्सा उधर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा बीच वाला इधर आ जाएगा, फिर वैसे खींचेगी। तो जल क्या हो रहा है, प्रॉपर उठ रहा है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब क्या, हाँ, सूर्य की तरफ भागना चाह रहा है, समझे ना। तो इमेज जो है आपका देखिए वही सिखाया गया है आपका। अभी चांद का रोल में यहाँ पे आप जो है आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, पहले सूर्य वाला जान लीजिए। तो अब सूर्य बेचारा इतना दूर है कि इसकी जो पावर यहाँ पे आते थे कम गई। पिछली क्लास में आपने किया तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि सूर्य का 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी पे पहुँचता है। सूर्य की किरण का जो पावर है ना सूर्य के पास, उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी पे पहुँचता है। तो दूरी आप समझ लो बहुत ज़्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी होता है। ज़िंदगी भर बाइक चलाओगे ना फिर भी नहीं पहुँच सकते आप वहाँ पर, ठीक है। तो पानी को अपनी तरफ खींचना चाहता, लेकिन पानी को पृथ्वी फिर खींचती है, वापस आओ, ये कहता नहीं इधर आओ। यही चीज़ जो है करोड़ों सालों से होते आ रही है। अब ट्विस्ट कहाँ पे आता है, ट्विस्ट आता है क्योंकि जो है चंदा मामा हमारे पृथ्वी के राउंड मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं कि नहीं। तो जब चंदा मामा यहाँ पे आएंगे तो इसकी ग्रेविटी मान लीजिए G1, इसकी ग्रेविटी G2 मिलके क्या बन जाएगा, डबल पावर लेगा, तो ये ऊपर की ओर ज़्यादा उठेगा। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बता रहा कि ज्वार भाटा क्या है, कैसे है, मैं बस ग्रेविटी का खेल बता रहा हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ज्वार भाटा कैसे काम कर रहा है। देखिए, तो आप समझ गए ना कि यही जो समुद्रीय जल धाराएँ हैं, इस मतलब जल जो है समुद्र वाला, इसको उठना ही ज्वार भाटा कहलाता है। ये इधर गया तो उठ गया, अब चंदा मामा फिर यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ पे आ गए, तो सूर्य के पास उतना पावर है नहीं, फिर वापस बैठ गया। चलिए, इतना चीज़ तो आपको क्लियर है। अब आगे देखिए, अब पॉइंट पे आते हैं कि ज्वार भाटा जो है हमारा वो काम किस तरह से करता है। तो मैं यहाँ पे क्या समझाया आपको, ग्रेविटी का खेल थोड़ा समझाया। ये इमेज देखिए, आप क्या देख पा रहे हो कि चंदा मामा जब ऊपर हैं तो जल को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो ज्वार भाटा के उठने में और गिरने में जो
मेन रोल अदा करते हैं वो चंदा मामा ही करते हैं। सूर्य यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। मैंने क्या बताया कि सूर्य बहुत दूर है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि सूर्य बहुत दूर है, उसका पावर यहाँ पे आने में कम है। लेकिन चंदा मामा जो है वो मेन विलन है, समझे ना। जब जितने पास रहता है, अब देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अब सूर्य से जो है 15 करोड़ किलोमीटर, तो कौन ज़्यादा करीब है? ये बहुत करीब है ना, ये बहुत दूर है। तो इतने करीब जब है तो आता है पास में, चक्का लगाता है तो पानी को खींचता है अपनी तरफ। खींचता वो पृथ्वी को है, लेकिन जाता पानी है, क्योंकि पानी में थोड़ा सा उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, वाटर वाले, द्रव वाले, जो लिक्विड वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ऊपर की उठते हैं, है ना। उसका डेंसिटी भी कम होता है। अब यहाँ पे 1 किलो का बटखारा रख दो, उसको खींच ही नहीं पाएगा, ज़िंदगी लगा देगा चंदा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मेन विलन कौन था? चंदा मामा, वो खींच रहा था। सूर्य तो बेचारा इसी है। तो ये पिक्चर देखो किस तरह चंदा ऊपर है और पृथ्वी को जो है, देखिए ना किस तरह अंडे का आकार में आपको लग रहा है जो एरिया वो है पानी उसका ऊपर की ओर उठ रहा है। इसे कहा जा रहा है लघु ज्वार भाटा। तो लघु क्यों कहा जा रहा है? लघु मतलब कम पावरफुल होता है, लघु मतलब छोटा होता है, समझे। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो लघु कहा जा रहा है, यानी कि दीर्घ भी एक होगा। तो देखिए ये वाला है दीर्घ। तो आप समझ गए एक चीज़। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये हमारी अर्थ थी, जब चंदा मामा चक्कर मार रहे थे तो यहाँ से पानी उठ रहा था ऊपर की ओर इस तरह से। इसी पानी को उठने को तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सन था हमारा यहाँ पे, ये भी हल्का हल्का ताकत लगा ही रहा था बेचारा उधर से। अब चंदा मामा मेन विलन थे, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ग्रेविटी इसको खींच रही थी, इससे इसको प्रभाव उतना नहीं पड़ा था, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। लेकिन चंदा जब यहाँ से उठ के यहाँ आया तो इसके तो 4 चांद लग गए। 4 चांद कैसे लगे? क्योंकि इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी मिलके इसको देखिए ना, इसे पुल करेगा यहाँ से, समझे। इसको देखिए पुल करेगा तो डबल पावर लगेगा, तो ज़्यादा उठ पाएगा यहाँ से पानी ऊपर की ओर। तो इसे कहेंगे दीर्घ या बृहत ज्वार भाटा। बात खत्म। चलिए ठीक है। तो लघु ज्वार भाटा में आपका थोड़ा सा पानी ऊपर उठ रहा था तथा बृहत ज्वार भाटा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उठ रहा था। अब बुक में क्या एक्सप्लेन किया गया है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आपको बता दिया है। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, शर्माए नहीं। शर्माओगे तो फिर शर्माते रह जाओगे। क्या लिखा गया है? सूर्य एवं चंद्रमा में शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उसे ये वो है, वही चीज़ें हैं, आप पढ़ भी सकते हो खुद से, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार मतलब क्या कि पृथ्वी यहाँ पे है, चंदा भी यहाँ पे है, सूरज भी यहीं पे है, खींच रहा है, ज़बरदस्त पावर लग रहा है। कॉमन सी बात है ना यार, यहाँ पे डबल पावर हो गया। यहाँ पे चंदा रहेगा तो यहाँ से खींचेगा, सूर्य उधर से खींच रहा है, दोनों तरफ से उठा दिया इसको पानी को, तो हो गया क्या? बृहद ज्वार भाटा। बुक में वही आपको बताया गया। फिर इस ज्वार भाटा को बृहद ज्वार भाटा, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं गुरुत्वाकर्षण पर विपरीत दिशा में काम करता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। यानी चांद अगर यहाँ रहेगा तो उतनी ताकत नहीं लगा पाएगा बेचारा, और सूर्य तो कम ताकत लगाता ही है, तो उतनी ताकत नहीं लगा पाएगा, है ना। हमेशा नहीं ना चलेगी किसी की। तो ये बनाएगा निम्न ज्वार भाटा, निम्न या लघु ज्वार भाटा। यह बनाएगा दीर्घ ज्वार भाटा या बृहत ज्वार भाटा। एम आई क्लियर? यस ऑफ कोर्स आई एम क्लियर। क्या लिखा गया है? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं या जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मददगार होते हैं। देखिए मछली पकड़ने में मददगार होता है। अब क्यों होता है एक्सप्लेन नहीं किया, हो सकता है मछलियाँ वहाँ पे ऊपर की ओर उड़ जाती हों, है ना। और नाव चलाना में तो ईजी ही होगा ही, नाव चलाना इस पर वाकई में ईजी हो उच्च ज्वार में। उच्च ज्वार में जो होता है तट डूबने लगता है क्योंकि पानी ऊपर उठा है, ठीक है। और निम्न ज्वार में पानी नीचे बैठता है। यहाँ पर देखिए पानी नीचे बैठा हुआ है, तो तट सेम रहेंगे। और क्या लिखा गया है? उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ लेते हैं। तो मछुआरे मनाते होंगे कि जो है ज्वार एकदम उच्च रहे, बृहत वाला रहे, दीर्घ वाला रहे, है ना। उतार चढ़ाव का प्रयोग विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपका, समझे। विद्युत उत्पन्न के लिए ज्वार भाटे का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये किस तरह से होता है। जैसे कि देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, यहाँ पे होता क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कंजेस्टेड कर दिया, इसको थोड़ा सा ओपन कर देना चाहिए। ये सीमेंट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उच्च ज्वार जब होगा तो पानी क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा, पानी ऊपर उठेगा। और जब पानी ऊपर उठेगा तो क्या होगा? इसमें घुसेगा, इस खाली जगह को भरेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा कि ज्वार जब नीचे जाएगा, हमेशा तो ऊपर नहीं उठ सकता ना, ऊपर नीचे होना है ही उसको,
तो पानी आ गया यहाँ पे, या इवन यहाँ पे भी ना आके आपको इससे भी नीचे चला गया, यहाँ पे पानी आ गया। तो अंदर जो पानी स्टोर था हमारा ये वाला, ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अंदर थोड़ा रहेगा। तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है छोटा सा, तो यहाँ जब निकलता है पानी तो पंखे को नचा देता है, पानी नीचे गिरता है। पंखे को नचा के डायनेमो चलाया जाता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से बिजली उत्पन्न की जाती है। अगर आपको पिक्चर देखना है ढंग से तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें एकदम क्लियर नज़र आ रहा हो आपको। मेरे पास टाइप नहीं है फिलहाल, इसमें मैं लैपटॉप से काम चला रहा हूँ। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि आगे आपको उधर से पानी घुसा और जब लो टाइड हुआ, यानी कि जब ज्वार भाटा नीचे की ओर गया तो टरबाइन से, एकदम सेम चीज़ मैं जानता था इसलिए आपको बता दिया। ठीक है ना। बिजली उत्पन्न करने के और भी कई तरीके होते हैं, मुझे बहुत सारे पता हैं। आगे क्लास में जैसे जैसे मैं जाऊँगा आपको बताते चलूँगा और आप नोट्स बनाते चलिएगा बस। भूतापीय ऊर्जा भी होती है आपकी, पावर प्लांट आपके कोयला वाले तो होते ही हैं, फिर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उनमें से एक तरीका ये है। आदमी इतना जुगाड़ू होता है कि मतलब कुछ भी करके अपना काम निकाल लेता है। तो यहाँ पे वही किया गया है कि ज्वार भाटे से बिजली उत्पन्न कर दी गई है। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है यहाँ पे ज्वार भाटा को लेकर तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। आशा करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी, यहाँ पे नई चीज़ सीखी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। और ये उठाया गया कहाँ से, तो ये उठाया गया है क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 से, जिसका शीर्षक है जल। ओके। इससे पहले की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। अगर आपने ना करी है क्लासेस तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सा आप मिस कर दोगे ना। फिर देखिए ना आप, तरंग है वहाँ पे, ज्वार भाटा मैंने बताया आपको, लवणीय जल क्या होता है, अलवणीय जल क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। तो प्लीज़ क्लासेस कीजिए, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी फिर। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि महासागरीय धाराएं, तो ये कहाँ से निकल के आया है वर्ड, तो ये निकल के आया है महासागरीय परिसंचरण से। ठीक है। मैंने क्या बताया कि कटोरा लो एक, उसमें पानी लो और दौड़ो चलो, या धीरे धीरे भी चलोगे तो छलकेगा इधर। तो छलकना को क्या कहते हैं, महासागरीय परिसंचरण। ठीक है ना। मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया था वो चीज़ जो था। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि धाराएं, तो धाराएं जो हैं समुद्र में, देखिए इमेज में आप देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इमेज लग रहा है आपको। यहाँ पे आपको जो समुद्र हैं किस तरह से, नीचे वाले जो है ब्लू हैं, फिर ऊपर वाले रेड हैं। धारा एक तरह से भरी, एरो का निशान दिया गया है ना आपको। तो प्रत्येक धारा जो है एक निश्चित क्षेत्र में बह रही है और उसी क्षेत्र में बह रही है, उसे ही कहा गया है महासागरीय धाराएं। अब बुक में क्या लिखा गया है परिभाषा, बड़ा ही सुंदर मतलब लिखा गया परिभाषा का। क्या लिखा गया है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। समझे, निश्चित दिशा में बहने वाली, निश्चित बहेगा मतलब एक ही दिशा में बह रहा है तो हमेशा वहीं बहेगा, लाखों सालों से वहीं बह रहा है, आज भी वहीं बहेगा, भविष्य में भी वहीं बहेगा। समझे। और क्या लिखा गया था आपका, नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है, जल की धाराएं, है ना। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। ये तो हो गई किताबी भाषा, मैं जानता हूँ आपके ऊपर से जा रहा होगा। अब जरा समझाता हूँ इसे डिटेल में। देखिए बात क्या लिखा गया है कि ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, गोल बन गया परफेक्ट। ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है ना। यहाँ पे महादेश कहाँ है, कौन सा कंट्री कहाँ है, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। आपको पता होगा एक बात कि यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला पार्टिकुलर एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म होता है। कोरियोलिस लॉ में आपने पढ़ा था ना कि गर्म होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाली जो भी धाराएं होंगी सूर्य की रोशनी के कारण गर्म हो गई होंगी, और गर्म धारा होगी क्या, इधर उधर भागने लगती है। पानी को गर्म करते तो कैसे इधर से उधर भागने लगता है ना। तो कुछ कुछ इधर भागेगा, कुछ कुछ इधर भागेगा कि नहीं भागेगा। अब मान लो कि इधर की ओर भाग रहा है बेचारा, और यहाँ पे एक कंटिनेंट है, एक महादेश है, तो इधर की ओर भाग रहा था, ऐसे हो गया, मुड़ गया। ऐसे ही तो होता है, और क्या होता है। तो ये पिक्चर में जो आपको दिखाया गया है कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। समझे ना। और क्या लिखा गया था आपका कि ठंडी धाराएं जो है वो ध्रुव एवं उच्च अक्षांशों से बनती हैं। ऊपर वाले जो है
और नीचे वाले जो है यहाँ पर तो हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, पता है ना आपको। अगर आप क्लासेस करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बर्फ़ क्यों जमता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी 23.5 डिग्री के बाद नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे भी 23.5 डिग्री के बाद नहीं पहुँच पाती, बात ख़त्म। यहाँ पे हो जाता है ठंडा प्रदेश, यहाँ पे रहने वाली जो मतलब जलधाराएँ जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, समझे। तो इसलिए आपका दिया गया है नीचे देखिए पिक्चर में कि जो नीचे को सबसे देखिए क्या लिखा गया, दक्षिणी महासागर। ये जो ब्लू वाली लाइन है ठंडी जलधाराओं को दिखाया गया है, तथा रेड वाली जो लाइन है वो आपको गर्म जलधाराओं को दिखाया गया है। और यहाँ पे देखने लायक एक बात यह है कि एक जलधारा अगर किसी दिशा में जा रही है तो उसी वे को फॉलो कर रही है हजारों सालों लाखों करोड़ों वर्षों से, ठीक है। इसमें आपका देखिए कि हर धारा का अलग अलग नाम है, तो प्लीज़ इसे याद मत कीजिएगा, आप याद करोगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, समझे। तो याद कब करना है, तो आगे की क्लास में आपको याद करना है। अभी बस आपको बता दिया गया है पैटर्न थोड़ा सा, प्लीज़ इस चीज़ में मत घुसो कि याद कर लूँगा आज ही, नहीं कर पाओगे, समझे। बुक में क्या लिखा गया है आपका, सिर्फ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक बनाने वाले बेवकूफ़ नहीं होते। क्या लिखा गया है देखिए, क्या क्या, लेब्राडोर महासागरीय धाराएँ शीत जल धाराएँ होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएँ होती हैं। तो लेब्राडोर महासागरीय धाराओं का नाम आ गया। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जल धाराएँ हैं, गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धाराएँ हैं। तो इसे आप खोजो जरा मैप में, इस पिक्चर को देखो जरा एक मिनट में, मुझे बताओ कि लेब्राडोर जो हैं जल धाराएँ वो कहाँ पे हैं और गल्फ स्ट्रीम जल धाराएँ जो है वो कहाँ पे हैं। तो क्या आप खोज पा रहे हो, यहाँ पे देखिए ये है लेब्राडोर जलधारा, वो ठंडी है ना, ब्लू में दिखा गया है। और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, तो गल्फ स्ट्रीम है यहाँ पे देखिए, हाँ ओके। और देन उसके बाद आपका जो विषुवत रेखा पे जो जितने भी जलधारा हैं उसको नाम दिया गया है। ठीक है, नाम याद करना काफ़ी ईजी है, ऐसा देखा जाए तो। ईजी क्यों है, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर जो स्थित है, यानी कि ऊपर मतलब क्या, नॉर्थ में, एन फॉर नॉर्थ, यानी कि उत्तरी उसे कहा जाएगा, नीचे यानी साउथ, यानी कि दक्षिणी उसे कहा जाएगा। तो ठीक वही चीज़ किया गया है कि नहीं, देखिए उत्तरी विषुवतीय धारा, फिर क्या दिया गया है, दक्षिणी विषुवतीय धारा, फिर इधर आ जाओ क्या दिया गया है आपका, दक्षिणी विषुवतीय धारा, फिर है दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो इसे याद करना कितना आसान है, फिर उत्तरी विषुवतीय धारा है। और कुछ कुछ ऐसा धारा है जिसका नाम दिया गया है कंट्री के नाम पे, जैसे देखिए कैलिफोर्निया धारा, क्योंकि वहाँ पे कैलिफोर्निया नाम की एक जगह है, कंट्री है। ब्राज़ीलियन धारा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्राज़ील नाम का एक देश है, ठीक है ना। और क्या दिया गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, क्योंकि ये पश्चिम में है ऑस्ट्रेलिया के। तो थोड़ा दिन जब आप इसी देखोगे ना, तो देखते 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 क्या होगा, याद हो जाएगा ये चीज़, ओके। आगे आपका यही समझाने की कोशिश किया गया था कि ये जो लेब्राडोर है ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा। अब लेब्राडोर एक कुत्ते का नाम भी होता है, समझे। ये वाला कुत्ता जो होता है ना, बड़ा ही क्यूट होता है, इसका नाम होता है लेब्राडोर। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने चीज़ आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। पिक्चर में तो आपको यही दिखाया गया है कि नीचे वाली जो ठंडी है, ऊपर वाली जो गर्म। अब देखिए गर्म और ठंडी चीज़ों को जब मिलाया जाता है साथ में, जब गर्म और ठंडी चीज़ों के साथ में मिलाया जाता है तो क्या होता है, उससे होता है कोहरा उत्पन्न होता है, भाप निकलता है, ठीक है ना। तो गर्म और ठंडी हवाएं जहाँ पे मिलेंगी, जैसे इधर से तो आ रही है हवाएं नहीं सॉरी धाराएं, ये है गर्म, यहाँ से आ रही है ठंडी, तो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कोहरा उत्पन्न हो जाएगा। कोहरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाने के कारण नाविक लोग जो होते हैं ना, जो शिप चलाते हैं, उनको दिक्कत हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, जहाज जाकर ठोक देते हैं कहीं। तो इसलिए इन रास्तों में जहाज़ चलाना थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है, हालांकि चलती तो है ही जहाज़ें, ओके। बुक में क्या दिया है आपका आगे, अब जो दिया गया है वो बड़ा ही कॉमन सा बात है। कहा जा रहा है कि गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, होगा ही, और ठंडी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। फिर बताया गया है आपका कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास, उत्तरी अमेरिका के आसपास, पूर्वी तट के आसपास के उदाहरण है। जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलते हैं वहाँ कोहरा वाला मौसम, वही मैंने बताया ना आपको, हाँ। और नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। क्या बताया गया आपको कि गर्म और ठंडी जल धाराएं जहाँ पर मिलती है वहाँ पे मत्स्य के लिए बहुत ही देखिए क्या होता है ना, जैसे कि पृथ्वी पे जीवन क्यों है बताइए, क्योंकि हम लोग गोल्डी लॉक जोन में है ना, यहाँ ज़्यादा गर्म है ना यहाँ ज़्यादा ठंड है, इसलिए हम लोग यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। मार्स पे जीवन क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। प्लूटो पे जीवन क्यों नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो देखिए एक है गर्म जलधारा, यहाँ से जो आ रही है जलधारा ये है हॉट, ये जो जलधारा नीचे से जा रही है ये है कोल्ड। अब खूब कोल्ड रहेगा यानी खूब ठंडा रहेगा और खूब गर्म रहेगा,
तो खूब गर्म में भी मछली नहीं हो पाएगा और खूब ठंडा में भी मछली नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा एक वातावरण क्रिएट होगा, एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो कि पानी बनेगा वहाँ पे कि उसका तापमान जो है एवरेज रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे खूब मछलियाँ प्रजनन करेंगी, खूब बच्चा जन्म देगी, अंडा जन्म देगी। और जापान में बताया गया ना आपका कि वो एरिया जो है वहाँ पे मछली खूब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एरिया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है आपका, जापान के पास क्या है आपका, आयोसियो जलधारा है, क्यूरोसियो जलधारा, दोनों मिल रहा है कि नहीं। तो जब मिलेगा तो क्या होगा कि प्रजनन के लिए एकदम परफेक्ट स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी। उत्तरी अमेरिका के भी यही सीन है, इसलिए जापान में लोग मछली बहुत पकड़ते हैं, मछली वगैरह खाते रहते हैं। आपने डोरेमोन वगैरह अगर सीरीज़ देखा है, जापान का रहता है वो सब, तो नोबिता रहता है ना, फिशिंग के लिए वो रोड लेके जाता रहता है हमेशा, समझे। मछली तो इंडिया में भी है लेकिन उतना क्रेज़ नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, आप महासागरीय जलधारा का मतलब समझ गए होंगे। आप ये समझ गए होंगे कि एक लिमिटेड एक पर्टिकुलर जलधारा पर्टिकुलर एरिया में बहती है। जब जो दो जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ कोहरा उत्पन्न होता है, नाव वगैरह चलाने में बाधा उत्पन्न होता है, मछली प्रजनन करता है, परफेक्ट एरिया होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आपको एक बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर आप अक्षांश की क्लासेस किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा जो हमारी भूमध्य रेखा है और यहाँ वाली जो है 23.5 वाली, सॉरी यहाँ वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, यहाँ के ऊपर जितने भी जलधाराएं रहेगी ना, इस एरिया की जितनी भी जलधाराएं रहेगी, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कचरा कर दिया, यहाँ पे जितने भी जलधाराएं रहेगी सब गर्म जलधाराएं रहेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे हॉट होता है, गर्म होता है, समझे। 23.5 ऊपर से लेकर 23.5 नीचे तक। आगे के क्लास में इसको बहुत डिटेल से समझाया गया, 9th में भी समझाया गया थोड़ा सा, और 11th-12th में समझाया ही गया, आपको पढ़ना ही है, ना चाह के भी पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पैटर्न क्लियर हो यहाँ पे। तो 23.5 यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक काफ़ी गर्म जलधाराएं बहती, इसलिए पिक्चर में आपको दिखाया गया क्या कि ये जो यहाँ बह रही है रेड कलर में दिखाया गया और नीचे वाला दिखाया गया है ब्लू कलर में। ये मैं एक बात बताऊँ ईमानदारी से, टीचर लोग इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं स्कूल में। अगर स्कूल में करते तो आप वीडियो नहीं देखते रहते, ये समझे। बात यह हो जाती है कि अब पता जो भी बात हो, लेकिन टीचर को करना चाहिए एक्सप्लेन। बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु टाइप के होते हैं कि रेड जलधारा क्यों है, ब्लू क्यों है, समझे। और अगर टीचर रहें बढ़िया स्कूल में तो बच्चे जो है कोचिंग जाए ही नहीं, कोचिंग का धंधा बंद हो जाए, है ना, वही चीज़ है। तो आप समझ गए हो यहाँ पे लेब्राडोर मतलब ठंडी जलधारा आप समझ सकते हो, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, यहाँ पे अपनी नई चीज़ें सीखी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और क्या कहूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास पे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं सुनामी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही सुनामी जिसमें टी साइलेंट होता है, ठीक है ना, टी साइलेंट होता है इसमें। यह है क्लास 7 का चैप्टर 5, जिसका शीर्षक क्या है, शीर्षक है जल। जल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी प्रीवियस जो क्लासेस थी, जो लेक्चर मैंने लिया, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। मैंने बताया महासागरीय धाराओं के बारे में, महासागरीय परिसंचरण के बारे में, तरंगों के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में, लवणीय जल, अलवणीय जल, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। तो हमारा आखिरी बिंदु जो रह गया था वो था सुनामी। तो सुनामी को समझना ज़रूरी है। तो बुक में तो ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है कि 2004 में एक सुनामी आई थी, तो उसके बारे में बताया गया है। पर उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि सुनामी के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो एकदम क्लियर रहे, ठीक है ना। कि सुनामी जितना आप सोचते हो, पता नहीं आप सोचते भी हो कि नहीं, लेकिन जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर खतरनाक सोचते हो तो ठीक है। देखिए सुनामी क्या होता है। तरंग के बारे में अगर आपने वो क्लास कर ली है तो आपको पता है कि तरंगे जो होती हैं हवा के सहारे, पवन के सहारे आती हैं तट पे, है ना, हमारे पैरों को छू के आराम से जाती है। काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन सुनामी क्या होता है कि बहुत जोर से आता है और हमें बहा के लेके चल जाता है, हमारे घर को, हमारे गाँव को, पूरे कबीले को बहा के लेके चला जाता है, ठीक है। तो सुनामी को समझना, देखिए क्या होता है। ये हम बना देते हैं एक तट छोटा सा, ये है हमारा तट, काफ़ी छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। ये तट है हमारा, ये है ओशियन, समझे, ये है ओशियन। अब देखिए ओशियन में क्या, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है मान लीजिए इस तरह का, ये आप हो, ओके। ये है हमारा ओशियन और यहाँ पे आप खड़े हो के मज़े ले रहे हो, सेल्फी क्लिक कर रहे हो। अब मैंने ओशियन यहाँ पे क्यों ऐसा ड्रॉ किया, क्योंकि ओशियन जो है हमारा महासागर जो है वाकई में ऐसा होता है, कुछ दूर तक लगेगा कि गड्ढा नहीं है, लेकिन आगे अचानक एकदम फट से नीचे गिर जाओगे, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है आगे जाके थोड़ा सा, है ना।
तो लहरें क्या होती हैं, तरंगे जो आती हैं उधर से, वो हवा के साथ धीरे धीरे, पवन के साथ धीरे धीरे बहते बहते आती हैं, यहाँ तक आती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन सुनामी में ऐसा नहीं होता। सुनामी में क्या होता है कि खूब तेज़ी में वेव्स आती हैं, इस तरह से यहाँ पे गिर जाती हैं। इवन ये तो मैंने बहुत कम ही ड्रॉ किया, बहुत ऊंचा ऊंचा वेव हो जाता है, समझे ना, इस तरह से, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से होता है। अब क्या करेगा ना ये वेव कि आपको छोड़ के आपके पीछे गिरेगा, समझे, आप पे नहीं गिरेगा। आप तो कहेंगे अरे भाई पीछे से गया, बच गया लगता है, लेकिन क्या होगा कि फिर जब पानी यहाँ से रिटर्न होगा तो आपको बाहर के लेकर चल जाएगा, समझे। तो ये वेव यहाँ पे उठ क्यों रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हवा में इतनी ताकत नहीं है कि इतना ऊंचा वेव को उठा जाएगा। हवा कितना उठा सकता है, कुछ सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा कितना भी तेज़ हवा चलेगा ना, हाँ चक्रवात आ जाएगा तो इसे उठा देगा ऊंचा, इसे ऊंचा उठा देगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। लेकिन सुनामी की जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है तरंगों की, जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा होती है। तो सुनामी क्यों आती है, देखिए क्यों आती है मैं बताता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आपने जो है भूकंप वाली क्लास करी है, आपको पता है कि भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है। टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं वो टकराते हैं तो आता है, या ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप आता है। दो ही तो रीजन है भूकंप आने के, है ना, या तो प्लेट टकरा जाए या तो ज्वालामुखी फट जाए गड़गड़ाहट के साथ, तो भूकंप आ जाता है। भूकंप में होते थे 3 वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव या श्रिंक वेव जिसे कहा जा रहा था, और L फॉर लार्ज वेव। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लार्ज वेव। सबसे ज़्यादा खतरनाक था हमारा लार्ज वेव, सबसे ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ से तरंग धैर्य था बहुत ज़्यादा था, समझे। श्रिंक वेव या सेकेंडरी वेव उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन था। प्राइमरी वेव एकदम खतरनाक नहीं था, समझे ना। तो भूकंप के क्लास में आपने ये चीज़ सीख ली। तो भूकंप जब आता है ना धरती पे तो घर वगैरह गिरा देता है, ठीक है। इस तरह से भूकंप आता है तो घर वगैरह गिरा के रख देता है। लेकिन वही भूकंप जब समुद्र के नीचे आता है, क्योंकि क्या है समुद्र के नीचे, मैंने बताया ना कि ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी तो कहीं भी फट सकता है, जहाँ क्रस्ट कमजोर होगा अर्थ का वहाँ फट जाएगा। या भूकंप कहाँ आएगा, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाएंगे वहाँ पे आएगा। बात खत्म। चलिए, तो टेक्टोनिक प्लेट तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरातल पे ही रहे, नहीं ना है। टेक्टोनिक प्लेट समुद्र के नीचे भी तो है, देखिए किस तरह से बटा हुआ है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे समुद्र है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरा भूकंप आता है इस एरिया में, इसे क्या कहा जा रहा था, इसे कहा जा रहा था अधिक केंद्र। जहाँ भूकंप आता है उसे कहा जा रहा है अधिक केंद्र। आई होप आपको वो चीज़ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जब भूकंप आएगा तो पहले तो बनेगा क्या, प्राइमरी वेव, फिर एस वेव, फिर लार्ज वेव। अब नीचे की ओर बनी वेव यहाँ पे एक्चुअली नहीं आएगा, आएगा कहाँ, नीचे में आएगा, ठीक है ना। प्राइमरी वेव, एस वेव, लार्ज वेव निकल के आ गए। लार्ज वेव क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। भूकंप का वेव कुछ इस तरह से काम करता है, देखिए यहाँ से उत्पन्न होगा, इसे इस बिंदु को आप देख रहे हो ना, शायद आपको दिख भी ना रहा इतना छोटा, इस तरह से इसे काम करता है, सामने जाता है, ऐसे जाता है। तो इसे कहता है प्राइमरी, श्रिंक, लार्ज। तो ज़्यादा खतरनाक कौन है, ज़्यादा हिल डुल कौन कर रहा है, लार्ज वेव ज़्यादा हिल डुल कर रहा है तो ज़्यादा क्षति कौन करेगा, लार्ज वेव करेगा। श्रिंक वेव थोड़ा सा क्षति करेगा, प्राइमरी वेव एकदम, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, ठीक है ना, तो ज़्यादा लॉस नहीं करता है, या नहीं ही करता है लॉस, ये हिला के रख देता है दिमाग। तो यहाँ पे भूकंप आया, लार्ज वेव उत्पन्न हुआ, यहाँ से वेव उत्पन्न हुआ, पानी को हिला के रख देगा। अब देखिए पानी ऐसा हिलता है, भूकंप आएगा तो थोड़ा जानता है कि हमको पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना, नहीं, चारों दिशाओं में जाता है। पानी में पत्थर मारते तो क्या होता है कि एकदम चारों तरफ फैल जाता है, समान ताकत के साथ, समान फोर्स के साथ। गुब्बारे में हम भरते हो तो क्या होता है, चारों तरफ जाता है, एक साइड में नहीं जाता है, सिर्फ चारों तरफ जाता है। तो प्रकृति ऐसी चीज़ है कि भेदभाव नहीं करती है, चारों दिशाओं में जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही होता है कि चारों तरफ जाएगा, नीचे भी गया होगा तो नीचे वाले की इग्नोर कर दें, नीचे जाके कहाँ जाएगा, मेंटल में घुस जाएगा, कहानी खत्म, नीचे तो कुछ है नहीं उसमें। लेकिन जो ऊपर आएगा तो यहाँ पे ऊपर आएगा इसे, तो इसको ऊपर उठाएगा, पानी को ऊपर उठाएगा। अब देखिए पानी के ऊपर क्यों उठाया, क्योंकि ये लिक्विड है भाई। ज़मीन पे ये लार्ज वेव आएगा तो ज़मीन को ऊपर नहीं उठाएगा, क्योंकि ज़मीन हार्ड होती है ना, कड़ा होता है, चट्टानें होती हैं, मिट्टी होता है, क्रस्ट तो हार्ड होता है, ठोस होता है। लेकिन इसको हिला के रख देगा, इधर निकलेगा, इसको हिला के रख देगा, ये वेव आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आके गिरेगी सर पे हमारे, गिरेगी कि नहीं गिरेगी। हाँ, एक चीज़ हम भूकंप से क्या सीखे कि जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती है, इसका जो वेवलेंथ है वो बड़ा होते जाता है। देखिए यहाँ पे छोटा था,
यहाँ पे छोटा था थोड़ा, यहाँ पे जाते जाते बड़ा हो गया, आगे जाके और बड़ा हो जाएगा। तो वेवलेंथ, लहर का जो वेवलेंथ है वो बड़ा होगा। मुझे बताइए ज़रा सोच के, बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिशा में होगा, चारों दिशा में होगा। तो चारों दिशाओं से हमें लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि जो लॉस होगा उसे हम गिनेंगे। लॉस यहाँ पे होगा क्योंकि हम यहाँ खड़ा हैं। तो वेवलेंथ बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ऐसे बढ़ेगा, गिरेगा हमारे सर पे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सके लग रही हो, लेकिन इमेज जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बात यहाँ पे यही था कि यहाँ भूकंप आया, वेवलेंथ क्रिएट हुआ, वेवलेंथ यहाँ छोटा था, आते 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 बड़ा हुआ, बड़ा। अब जब वेवलेंथ बड़ा होगा तो पानी ढेर सारा लाएगा, एकदम उड़ेल देगा लाके, समझे ना। ये तरंगे जो होती हैं बहुत ऊपर तक उठ जाती हैं, इसीलिए लॉस करती हैं। पानी से क्या लॉस है? किसी को कुछ लॉस नहीं है। लॉस होता है इसके ज़्यादा मात्रा से। बाढ़, अचानक बाढ़ आ जाएगा ना। अब देखिए जैसे बारिश हो रहा है किसी एरिया में, 1 मंथ बारिश होगा तो वहाँ पे बाढ़ आएगा, 15 दिन बारिश होगा तो वहाँ पे बाढ़ आएगा। लेकिन सुनामी में क्या होता है कि 3 सेकंड में, 4 सेकंड में इतना ज़्यादा पानी उड़ेल दिया जाता है कि पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। तो अचानक पानी आने से क्या होता है कि कोई प्रिपेयर्ड नहीं ना होता है। लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बीच पे एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, अचानक सुनामी आएगा, पीछे गिरेगा, सबको समेट के लेके वापस चल गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसकी पावर कमते जाएगी, समझे ना। तो यही होता है सुनामी में। अब बुक में एक कहानी दिया गया है आपका, कहानी कब की है? तो 26 दिसंबर 2004 की कहानी है। तो सुनामी कैसे आता है आप समझिए, भूकंप से आता है। और एक पॉइंट और मैं आप बताना चाहता था कि ज्वालामुखी जब फटेगा तो ज्वालामुखी से फटने से भी वही होगा। सुनामी बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यहाँ पे बहुत ही साधारण सी चीज़ है। यहाँ पे ज्वालामुखी है, यहाँ पे फट गया, यहाँ पे लावा बाहर आया। अब ज्वालामुखी ऐसे नहीं फटता है कि मैं आऊँ क्या, धीरे धीरे नहीं आता, प्यार से एकदम नहीं निकलता, अचानक फटता है बहुत ज़ोर से। ज़ोर से जब फटता है ना, इसमें से लावा बाहर आता है। कई द्वीप तो ऐसे हैं धरती पे जो ज्वालामुखी के फटने से बने हैं, क्योंकि लावा जो है ऊपर तक आ जाता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी अचानक फटेगा तो रिप्लेस कर देगा। पानी यहाँ पे था तो पानी को ढकेल देगा, इधर उधर ढकेलेगा, गोल एकदम, है ना। इधर से निकला पानी को ढकेल दिया, इधर से निकला पानी को धकेल दिया। तो धकेलने से क्या होता है कि पानी आगे की ओर चल जाता है, जरा सा वेव बन जाता है। तो यहाँ से जब धकेला तो कहा कि चलो भाई ठीक है मैं चलता हूँ। ये देखिए इधर से आया, हचाक से आया, इसको ले लिया, फिर इधर हचाक से आया, फिर इसको ले लिया, फिर थर्ड वेव आया। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, समझे ना। बुक में क्या दिया गया है आपका, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे, या उन्हें पोताश्रय तरंगे भी कहा गया है। पोताश्रय तरंगे क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि पोत को डुबा देती है ना, जहाज़ों को डुबा देती है। पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी। देखिए भूकंप के कारण सुनामी आया ना, जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। सुमात्रा कहाँ है? तो सुमात्रा इंडोनेशिया में। ये सब छोटा छोटा जो नाम आता है ना, आपको पता होना चाहिए। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी, तो प्लीज़ एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बताता रहूँगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या लिया गया है कि सुमात्रा में भूकंप आया था। तो भूकंप जब वहाँ पे आया, उसी भूकंप के कारण मैंने बताया ना कि यही चीज़ हुई थी। यहाँ से वेव बना, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव तो अंदर ही बन गया, वो लार्ज वेव धरातल पे आया। अब भूकंप ऐसी चीज़ है कि सिर्फ हमारे धरती पे नहीं आती है, समुद्र के जो सतह है उस पर भी आती है। उसे कहा जाता है समुद्रीय सतह, ठीक है। वहाँ भूकंप आया। अब सुमात्रा का जैसा कि आपने देख लिया, अभी इंडोनेशिया के पास है। वो जो भूकंप आया था इतना खतरनाक था, उसका रिएक्टर पैमाने पर 9.0 रिएक्टर का भूकंप था वो। मैंने लास्ट क्लास में जो भूकंप के बारे में लिया था, मैंने उसमें क्या बताया था कि 7 तक का जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, कि आपका घर हो या ना हो आपको ज़मीन के नीचे ले लेगा। 7, 8 वाला जो होता है, और यहाँ पे तो 9 वाला आ गया। और 9 वाला कहाँ आया? ज़मीन के समुद्र के नीचे। तो जब इतना खतरनाक भूकंप आया तो कितना ज़्यादा मात्रा में पानी उड़ेल दिया होगा। अब देखिए ना, सुमात्रा जो है काफ़ी दूर है इंडिया से, लेकिन इंडिया तक उस सुनामी का असर हुआ था, समझे। अब आगे पढ़िए क्या लिखा गया। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, ठीक है ना। ये पॉइंट आप देखिए, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, तो ये आपको देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए भारतीय प्लेट ये है, बर्मा प्लेट उधर है, और वो जो पॉइंट आप देख रहे हैं वहाँ पे हलचल मची थी, भूकंप वहीं पे आया था, ओके। फिर कहा रहा है कि समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। महासागरीय तल यानी कि ओशन का जो क्रस्ट था वो नीचे की ओर धंस गया। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, पहले आप आगे पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की ओर झुक गया।
इस विस्थापन के कारण नियमित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। कितनी मतलब अच्छी बात लिखी गई यहाँ पे, कहा गया है, पिक्चर के साथ समझिए। चलिए अब समझिए, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ठीक है ना। ये दोनों जो हैं अलग अलग प्लेट हैं धरती पर के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने माउंटेन ड्रॉ किया है, मैदान ड्रॉ किया है, देन सेम चीज़ यहाँ पे मैंने माउंटेन ड्रॉ किया, मैदान मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। अब क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैदान नहीं था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ की जो प्लेट है, प्लेट तो हमेशा गतिमान रहती है, जानते ही हो, और मैंने बताया भी था प्लेट टेक्टोनिक वाला सिद्धांत में कि प्लेट जो है कई तरीक़ों से होती हैं। एक इधर से जा रहा है तो इधर से जा रहा है तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे से आ सकता है, या एक दूसरे से बिछड़ सकता है, या क्या हो सकता है एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, इस तरह से हो सकता है। बहुत से तरीके थे, 4 मुख्यतः देखा गया यहाँ पे, है ना, कि एक दूसरे से दगड़ के भूकंप उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा था, ये वाला, इस तरह से हो रहा है, इधर वाला आ रहा है इधर। अब देखिए एक बात समझिए कि जो हैवी रहेगा ना, हैवी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी ना वो नीचे धंस जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रहेगा, और भारी वाला नीचे घुस जाएगा। तो ए या बी में से कोई एक नीचे घुस गया, मान लीजिए बी मेरा जो है वो नीचे की ओर घुस गया, ऐसे घुस गया, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखने में तो बहुत कम लग रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा जगह लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली हुआ है, लेकिन एक्चुअल में प्लेट कितने बड़े होते हैं आपको पता नहीं, बहुत बड़े होते हैं। इनका जो साइज़ होता है 100 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक होता है। तो ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। तो ये जो एरिया हमारा हुआ, यहाँ पे खाली जगह हो गया, अंदर धंसा तो अचानक खाली जगह होगा ना, तो समुद्र की सतह जो है, क्या इसको पानी भरने के लिए यहाँ पानी आया तो समुद्र की सतह जो होगी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, डाउन होगी, थोड़ी सी डाउन हो गई, तो पीछे हटने लगा। तो लोग क्या कह रहे हैं, पानी पीछे जा रहा है। तो लोग क्या कहना एक्साइटमेंट में उसको, चलो चलो पानी पीछे जा रही थी ना, पीछे कैसे चला गया, अभी तक लौटा नहीं, 3 मिनट 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। अब अचानक जब यहाँ पे गड़गड़ाहट के साथ भूकंप उत्पन्न हुआ, समझे, यहाँ पानी भर गया, अब अचानक भूकंप उत्पन्न हुआ, इस तरह से भूकंप जब उत्पन्न हुआ तो क्या किया, मैंने क्या बताया अभी कि लार्ज तरंगे जो होती हैं वो पानी को ढकेल दी, पानी ले डूबा लोगों को। दोनों साइड में भूकंप आ गया, इंडिया में भी आया और देन उसके बाद हुआ था सुमात्रा वाले आइलैंड में भी, इंडोनेशिया में भी आया, ठीक है ना। वही चीज़ आपको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि एक दूसरे के नीचे धंसा था और फिर भूकंप आया तो जान गई लोगों की, बहुत सा जान माल के क्षति हो गया था, बहुत ही खतरनाक भूकंप था। डेट याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004। ओके, फिर कहा भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा कितना ज़्यादा होता है, एरोप्लेन की गति को फेल कर दिया, समझे ना। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। अब देखिए इतना ज़्यादा खतरनाक भूकंप था कि हिंद महासागर के जो द्वीप हैं डूब गए। जब सुमात्रा में भूकंप में अधिक केंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ अंडमान एवं इधर लौटी श्रीलंका की तरफ, तो तरंगों की लंबाई कम हो गई, क्योंकि काफ़ी दूर है, ठीक है ना, इसलिए इंडिया में ज़्यादा लॉस हुआ नहीं। लेकिन जो उड़ीसा है और इधर आपका तमिलनाडु वगैरह, इसमें थोड़ा सा असर देखने को मिला सुनामी का, समझिए। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक हो गई। अब जहाँ सबसे करीब एरिया होगा वहाँ तो सबसे ज़्यादा डैमेज किया होगा, लेकिन ये इंडिया आते आते 70 किलोमीटर हो गए। फिर भी लॉस तो हुआ है, थोड़ा सा हुआ है ना लॉस, हाँ। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर की गहराई तक गए, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, मैंने बताया ना, तटीय प्रदेश आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, निकोबार तो उधर ही है, तो उसमें भी असर देखने को मिला था। ओके, तो यही चीज़ है। अब इतने ज़्यादा लोगों की जान क्यों गई, क्योंकि देखिए सुनामी का जैसे होता है ना कि अनुमान लगाना संभव नहीं है कि आज आ जाएगा कि कल आ जाएगा, लेकिन वही भूकंप की तरह है कि भूकंप में भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, ज्वालामुखी में भी अनुमान नहीं लगा सकते हो कि कब फटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा ही इसमें होता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं 15 मिनट पहले अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें हल्का फल्का चांसेस है कि पानी पीछे की ओर हटने लगे तो समझ लो कि हालत ख़राब होने वाली है। तो पानी देखिए पीछे हटा, इसमें अचानक भूकंप आया, पानी ढकेल दिया, वापस आया, इस पर गिरा, इसे फिर वापस गया, फिर दूसरा तरंग देखिए पीछे से आ रहा है, तो क्या होगा, ये आएगा, फिर ये चढ़ेगा यहाँ। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है सुनामी। लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में आके उसके देखने लगे, अरे क्या हुआ वहाँ पे, पीछे आगे लिखा भी गया आपका कि लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब लहरें पीछे हटी तो उधर की ओर जाने लगे। ये 11th क्लास में आपको जो है काफ़ी डिटेल में बताया गया है।
समझे ना, थोड़ा थोड़ा 9th में या 10th में भी है सुनामी के बारे में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बेस बता दूं यहाँ पे कि सुनामी किस तरह से आती है। तो आई होप मैंने आपको पॉइंट अपना समझा दिया यहाँ पे। 7th क्लास है इसलिए ज़्यादा घुसना है नहीं इसमें, इतना ही जानना है आपको फिलहाल अभी। भारत में ज़्यादा सुनामी के केसेज नहीं देखे जाते हैं। क्यों नहीं देखे जाते हैं? सुनामी कहाँ आएगी? पहली बात ये, सुनामी वहाँ आएगी जहाँ भूकंप वगैरह हमेशा आते रहते हैं। ज़मीन पे भूकंप तो भूकंप, समुद्र में भूकंप तो सुनामी, ठीक है। ज़मीन पे ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी, समुद्र में ज्वालामुखी तो सुनामी। तो भारत जो हमारा उपमहाद्वीप है भारतीय प्लेट का, वो ऐसे देखिए ना, आप पिक्चर देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए कि जापान वाला साइड आप ध्यान से देखिए, वहाँ कितने मतलब ऐसा प्लेट टकरा रहे हैं एक दूसरे से, है ना। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी फटते फटते रहता है। लेकिन इंडिया क्या है, सेफ़ है। अब क्योंकि ये एक मैप है वर्ल्ड का, तो देखने में छोटा लगा लेकिन एक्चुअल में तो बहुत बड़ा है। तो इंडिया कहीं ना कहीं सेफ़ है इन चीज़ों से, ये आपका बुक में बताया भी क्या था। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें। इस क्लास के थ्रू आपको मैं कुछ समझा पाया तो हमारे साथ बनी रही, आगे भी ऐसी चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। आइए क्लासेज तो और भी ज़्यादा हैवी होने वाली हैं, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। तो चलता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।